Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. तो ये जो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करते हैं, दैट इज द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर। पहले देख लेते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बात करी है। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द गुप्ता एम्पायर, then the foundation of the Gupta Empire. We have talked about different rulers. So the most important one was the Samudragupta, जिसके बारे में हमने पढ़ा, इसके साथ उनकी कॉन्क्वेस्ट पढ़ा, कौन कौन सी एरियाज को उन्होंने कॉन्कर किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने गेन करी। देन आज जो हम बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। सो अगर गुप्ता एम्पायर को देखें, गुप्ता डायनेस्टी को देखें, तो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य जो थे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। जो विक्रमादित्य का टाइटल है ये इन्होंने बाद में अज्यूम किया था, वैसे इनिशियली ही वाज बीइंग कॉल्ड एज चंद्रगुप्ता टू। और ये थे बेटे, किसके बेटे थे? समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के। एंड he has all the capabilities. He was brave, courageous, strong, powerful and able like his illustrious father समुद्रगुप्ता। तो वो सारी क्वालिटीज इनके अंदर ऑलरेडी थी एक अच्छे रूलर बनने की। और जो उनके फादर और ग्रैंडफादर ने जो काम शुरू किया था वो इन्होंने आगे कंप्लीट किया। और इनको बड़े सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि नरेंद्र चंद्र, सिम्हाचंद्र, नरेंद्र सिम्हा, सिम्हा विक्रम, देवगुप्त, देवराज एंड देव श्री। तो ये सब नाम थे चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के। एंड इन आगे चलकर इन्होंने शादियां करी हैं। सो ही हैड टू वाइफ्स, एक थी कुबेर नाग जो थी नागा प्रिंसेस और दूसरी ध्रुव देवी। सो आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त टू थे उन्होंने बचपन से ही उनको काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिली है एंड उनको काफ़ी नॉलेज थी। ही वॉज प्रोफिशिएंट इन द वेदास, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। और हमें काफ़ी एम्पल सोर्सेज मिलते हैं उनके टाइम के थ्रू द coins, to the numismatic evidence which he has stuck, and also the Fahian's account gives a brief introduction, gives a not brief, काफ़ी information वो provide करते हैं इनके बारे में। At the same time inscriptions like मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, गदवा इंस्क्रिप्शन, सांची इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये सब जो है हमें ये सारे जो सोर्सेज हैं वो हमें चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के बारे में काफ़ी नॉलेज देते हैं। आई वुड लाइक टू शो यू दिस, जो एक्चुअली मैंने गूगल क्रोम आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कॉइन का आप देखेंगे इसमें चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य की इमेज आपको दिखेगी। तो इस तरीके के सिक्के उन्होंने मिंट करवाए थे, स्टक करवाए थे, और इन सिक्कों से हमें उनके बारे में, इसके साथ साथ कौन सा रिलीजन वो फॉलो करते थे, क्या चीज़ें उन्होंने करी है, उसके बारे में हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब और ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त टू थे ही असेंडेड द थ्रोन इन 380 एडी और ही रूल्ड अप टू 414 एडी। तो अपनी फादर की डेथ के बाद उनको गद्दी मिलती है, थ्रोन मिलता है, एंड उसके बाद 1414 तक वो रूल करते हैं। और इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्ड किए थे विद द नागाज। और इसकी वजह से क्या है, क्योंकि आप देखेंगे पुराने समय पे जब भी ये रूलर्स जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्ड करते थे तो उसके पीछे रीज़न ये होता था कि उनको एक तो वो जो टेरिटरीज के साथ वो कर रहे हैं, जिस एरिया के साथ वो अलायंस बिल्ड कर रहे हैं, उनके साथ एक तो उनका फ्रेंडली रिलेशन बन जाएगा, रिश्तेदारी हो जाएगी, ठीक है। सो दैट वो एक तरीके से फिर वो फेवर करेंगे आगे चलकर। और दूसरा रीज़न ये था कि डाउरी में इनको काफ़ी एरियाज मिल जाते थे। सो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू और आप देखेंगे कॉन्क्वेस्ट के थ्रू उन्होंने जो अपना एम्पायर है वो एक्सटेंड किया। एंड लेटर ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का मतलब है सन ऑफ वेलर, ठीक है। सो ये जो टाइटल है इन्होंने अज्यूम किया था। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में, कौन कौन से एरियाज थे जिनके साथ इन्होंने फाइट की रूलर्स के साथ और वो एरियाज को कैप्चर किया। सो आप देखेंगे कि वैसे समुद्रगुप्त ने ऑलरेडी बहुत बड़ा किंगडम जो है चंद्रगुप्त टू के लिए छोड़ा हुआ था, ठीक है। फिर भी चंद्रगुप्त ने आगे इसको और बढ़ाया और कुछ एक और टेरिटरीज जो है वो कैप्चर करी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में।
ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन मेहरौली के आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिसमें ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त टू थे, ही इन्वेडेड द वांगा प्रोविंस विच corresponds to the region of modern Bengal, and the chiefs of Bengal had formed a confederacy and broken in revolt against Chandragupta II. इन्होंने वांगा प्रोविंस जो कि बंगाल के पास है उस रीजन को जो है कैप्चर कर लिया था, बट बाद में जो ये चीफ है बंगाल के, इन्होंने कॉन्फेडरेसी प्लान करी अगेंस्ट चंद्रगुप्त टू। तो ये होता रहता है, इंटरनल रिवोल्ट जो है वो रूलर को फेस करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से जब उनको पता लगता है कि ये जो लोग हैं ये कॉन्फेडरेसी प्लान कर रहे हैं चंद्रगुप्त के अगेंस्ट, तो फिर वो आगे चलकर उनके अगेंस्ट वॉर लॉन्च करते हैं। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ही हैड टू रिसॉर्ट टू आर्म इन ऑर्डर टू क्वेल दैट रिबेलियन। तो खैर बहुत बड़ी लड़ाई तो नहीं आप देखेंगे, बट दोनों के बीच में फाइट होती है, और जो चीफ है बंगाल का, दे सफर्ड अ टेरिबल डिफीट एंड दीज एरियाज वर आल्सो अनेक्स्ड बाय हिम। तो अब क्या है कि पहले तो सिर्फ बंगा प्रोविंस उनके अंडर था, बट अब बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फेडरेसी अब ये बंगाल के पूरे एरिया को पराजित कर देते हैं, उसके रूलर को, और फिर वो सारा का सारा एरिया अब इनके अंडर आ जाता है। अब पूरा का पूरा जो बंगाल प्रोविंस था वो डायरेक्टली अब किनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है, चंद्रगुप्त के। ठीक है, तो एक तो ये इनका कॉन्क्वेस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वॉर अगेंस्ट वहालिका ट्राइब, तो ये एक ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के बाद जो चंद्रगुप्त टू है, ही क्रॉस द 7 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस एंड कॉन्कर द वहीलिका ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो ट्राइब थी इसको, बट कई लोग ऐसा मानते हैं, कई हिस्टोरियंस, की जो वहालिका ट्राइब है ये बैक्ट्रिया और बाल्क के एरिया में आती थी, विच इज एक्चुअली इंडिया से बाहर है, तो फॉरेन एरिया है ये। और बट सम हिस्टोरियंस दे बिलीव कि ऐसा नहीं है। जो चंद्रगुप्त टू है उन्होंने सिर्फ, आप देखोगे, ही एनेक्स टेरिटरीज बियॉन्ड पंजाब इन हिज एम्पायर। ठीक है, कई मानते हैं कि उन्होंने आगे किया था कैप्चर, कई मानते हैं नहीं किया था। तो ये इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो सुवरियनिटी की बात करें, तो ये रूलर्स जो हैं वैसल स्टेट बना लेते थे। अगर ये जो एरियाज हैं ये एक्सेप्ट कर लेते थे ओवर लॉर्डशिप ऑफ द रूलर, तो फिर ये इनको फ्री छोड़ देते थे और उनसे एनुअल ट्रिब्यूट लेते थे। ठीक है, उनको ये एडमिनिस्ट्रेशन करने की फ्रीडम होती थी अपने एरिया में, पर वो जो है एनुअल ट्रिब्यूट रूलर को पे करते थे। तो यही जो वहालिका ट्राइब में जो ये जो एरिया में जो रूलर्स थे या जो ट्राइब थी, इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया सोवरियनिटी, और फिर इनको यहाँ पे चंद्रगुप्त ने फ्री छोड़ दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं वो, एंड ही डिफीटेड द रिपब्लिक्स। तो कुछ और जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, किंगडम्स थे रिपब्लिक काफी सारे उस समय पे। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो रिपब्लिक किंगडम्स थे उनको भी ये हराते हैं, which actually these northwest of India में ये republics थे, which existed in the kingdom of Kushana and Avanti and to the south of the Gupta empire। तो काफी सारे republics थे, उन सबको वो हराते हैं और इस तरीके से उन एरियाज को वो एनेक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो इनकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्क्वेस्ट है, दैट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, गुजरात एंड काठियावाड़। ठीक है, वॉर अगेंस्ट द वेस्टर्न साका सत्रपा। तो यहाँ पे जो एरियाज हैं, दैट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, मालवा का जो था इनका, गुजरात काठियावाड़। तो यहाँ पे साका क्षत्रपास का रूल था। तो ये जब उनको डिफीट करते हैं तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। तो हम देख लेते हैं। So this is one of the most important conquest in the reign during the reign of Chandragupta II, and आप देखेंगे कि उस समय पे जो साका क्षत्रपास थे ये रूल कर रहे थे गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र और मॉडर्न कथियावाड़ जो रीजन है यहाँ पे। और जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो हमें ये बताती है कि जो समुद्रगुप्त हैं उनके काफी कॉर्डियल रिलेशन थे इन शाका क्षत्रपास के साथ, मतलब अच्छे रिश्ते थे। बट उनकी डेथ के बाद आप देखोगे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त जो टू हैं, ठीक है, वो जो है उनके अब कॉर्डियल रिलेशन जो है वो नहीं रह पाते साका क्षत्रपास के साथ। सो चंद्रगुप्त टू इमीडिएटली आफ्टर हिज एक्सेशन felt the necessity of dealing with the Saka power of the West, which had become a menace to the Guptas। तो जब तक तो समुद्रगुप्त थे तब तक काफी अच्छे रिलेशन थे, ये लोग भी पीसफुल थे। बट जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं तो उसके टाइम पे ये लोग काफी क्वेरल, आप देखोगे काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त टू डिसाइड करते हैं कि इनकी पावर को क्रश करना है। सो चंद्रगुप्त टू हैड फेथ इन द ट्रेडिशनल
imperialist policy of aggression and aggrandizement, ये इन्होंने फॉलो करी थी कि फोर्सफुली या पावर के थ्रू जो भी एरियाज हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हैं वो कैप्चर कर पाए। तो सिमिलर ही पॉलिसी आप देखेंगे समुद्रगुप्त ने भी अडॉप्ट करी थी। एंड इसकी वजह से फिर जो चंद्रगुप्त टू है वो अटैक करते हैं साका किंगडम में विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर, जिनका नाम है वीरसेना सभा। ठीक है, और इनके पास काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, तो उनके मिनिस्टर के साथ, अपनी आर्मी के साथ वो अटैक करते हैं। और जब ये साका किंगडम पे अटैक करते हैं तो उस समय पे साका किंगडम का जो रूलर होता है दैट वाज रुद्र सिम्हा थ्री। सो ये जो वॉर है ये फाइट की जाती है बिटवीन 390 से 410 एडी के बीच में। और इस वॉर में जो है साकास जो है उनकी डिफीट होती है। और आप देखेंगे रुद्र सिम्हा थ्री was the last of the great Saka Kshatrapas of Ujjain was killed and Chandragupta II won the day and annexed Malwa, Gujarat and Kathiawar to his empire। तो इस वॉर में रुद्र सिम्हा थ्री जो है उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे चंद्रगुप्त टू जो है वो विजयी होते हैं और वो ये सारा एरिया कैप्चर कर लेते हैं। सो इस ग्रैंड विक्ट्री के बाद वो एक और नया टाइटल अज्यूम करते हैं सकारी का, विच मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ द साकाज। ठीक है, अब क्या सिग्निफिकेंस है इस वॉर का जो इनकी शाका क्षत्रपास के साथ हुई थी। सो काफी इम्पोर्टेंट बैटल थी ये और इससे इनको काफी फायदा होता है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज जो है वो इंक्रीज होती है। वाई? बिकॉज इतनी पावरफुल ट्राइब को आपने हराया है तो ऑटोमेटिकली बाकी जो लोग हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज इंक्रीज होती है और उसके बाद ही वो जो सकारी का टाइटल है वो अज्यूम करते हैं, विच मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ द साकास। इसके बाद इस बैटल के बाद आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जैसे मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र और काथियावाड़, ये सब जो है अब जो है डायरेक्टली गुप्ता एम्पायर के अंडर आ जाते हैं। और इससे जो है इनका जो एम्पायर है इट एक्सपेंडेड अप टू द अरेबियन सी। इसके बाद इट ऑल्सो गेव ग्रेट एनकरेजमेंट टू द फॉरेन ट्रेड एज दीज ब्रॉड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाय वे ऑफ सी। क्योंकि ये एरियाज जो थे अरेबियन सी के पास है तो फिर एक्सटर्नल ट्रेड भी आसान हो जाता है। तो इन एरियाज को कैप्चर करने के बाद जो फॉरेन ट्रेड है उसको बूस्ट मिलता है। और इसके साथ ही इनके पास जो इम्पोर्टेंट 3 सी पोर्ट्स थे वो आ जाते हैं ऑफ वेस्टर्न इंडिया, दैट इज भरूच, काम्बे, सुपारा। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली चंद्रगुप्त के हाथ में आ जाते हैं ये पोर्ट और इसकी वजह से आप देखेंगे जो फॉरेन ट्रेड है वो काफी इंक्रीज होता है। इसके साथ जो इंटरनल ट्रेड है इट ऑल्सो received a flip and led to economic prosperity of the country, and jo eastern western states began to trade with each other and main center was Ujjain। क्योंकि देखो तो साउथ के भी कुछ एरियाज अब इनके पास आ गए हैं, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सॉरी साउथ के वेस्टर्न एरियाज आ गए हैं, तो जिसकी वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज के बीच में भी ट्रेड जो है वो फ्लरिश कर रहा है। तो आप देखेंगे फॉरेन ट्रेड भी फ्लरिश कर रहा है और इंटरनल ट्रेड भी फ्लरिश कर रहा है। सो बाय डिफीटिंग द साकाज एंड annexing their territories to his empire, he put an end to the foreign rule of the Sakas। तो अब ये एक बिलीफ है कि नेशनल किंगडम को एस्टैब्लिश करते हैं बिकॉज साकाज और आउटसाइडर्स दे केम फ्रॉम आउटसाइड। तो इस तरीके से वो फॉरेन रूल इसके साथ ही, इस बैटल के साथ ही एंड हो जाता है। और इसके साथ साथ जो कमर्शियल रिलेशन है वो स्टैब्लिश होते हैं विद द फॉरेन कंट्रीज। इसके साथ साथ कल्चरल रिलेशन भी स्टैब्लिश होते हैं और एक न्यू एरा ऑफ कल्चरल एक्सचेंज हमें इस समय देखने को मिलेगा। एंड जो ये एरिया थे मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र के, ये लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और अगेन इट लेड टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर। इसके बाद दिस विक्ट्री अनेबल्ड चंद्रगुप्त टू टू कैप्चर उज्जैन विच वाज द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। तो आप देखेंगे एंशिएंट पीरियड में उज्जैन एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा था। ठीक है, लर्निंग के फील्ड में, ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ठीक है, सबके फील्ड में। तो ये अब इनके पास आ जाता है ये इम्पॉर्टेंट सेंटर और इस तरीके से it developed into a great and main center of culture and civilization। and यहाँ पे आप देखेंगे because उज्जैन अब उनके पास आ जाता है, so he made उज्जैन as his सेकेंड कैपिटल। सो वैसे गुप्ता एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, पर उज्जैन के आने के बाद वो उज्जैन को सेकेंड कैपिटल का स्टेटस दे देते हैं। सो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो शाका क्षत्रपास के साथ जो इनकी बैटल थी, जो वॉर थी, इट प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल फॉर दी चंद्रगुप्त टू।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। वो हम वैसे नहीं फोकस करेंगे, आपके सिलेबस में जो है दैट इज ऑल अबाउट द गुप्ता एम्पायर, the rise of the Guptas, economic, social, cultural and scientific development. So we have discussed the rise of the Guptas, हमने rulers discuss कर लिए हैं। इसके आगे जो है हम discuss करेंगे about the social, economic, cultural and scientific development under the Guptas. So ये था ये I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये पूरा एंड हो जाता है यहाँ पे एक टॉपिक का। अगला हम जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ आपके साथ कि मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की, बट बिकॉज शेड्यूल बहुत बिजी होता है तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 या 2 वीडियोस तो पक्का से डाल दूँ। सो आई विल डू दैट। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल दैट प्लीज आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में करिए। और आई विल मेक श्योर कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें मैं आपके क्वेश्चन और आंसर्स हम लेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एनी वीडियो, जस्ट राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं एक दिन आपके सारे क्वेश्चंस लूंगी एंड आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सो एंड प्लीज डू कमेंट इन द चैट बॉक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को मोटिवेशन मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। तो जो भी आपके सजेशंस है, आइडियाज है, क्वेश्चंस है, प्लीज एवरीबडी राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई विल गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।